हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप देखिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड आउट करें, उसके बाद इसमें देखें कि क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप से आंसर देना होगा। फ्रेंड्स देखिएगा, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों में आपको क्या करना है, एरर देखना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो चलिए देखते हैं एरर कहाँ है दोस्तों। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं हम। यहां क्वेश्चन है आपका, द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर, नो एरर। अब आपको देखना है इस सेंटेंस में एरर कहां है, कौन से पार्ट में एरर दिया हुआ है। बहुत जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए तुरंत आंसर दीजिएगा। कैसे इसमें आपको एरर पता चलेगा कि एरर कहां है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को सुनिएगा। द प्रीस्ट एम्फेसाइज्ड, प्रीस्ट ने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है दैट की इट इज द ड्यूटी, ये एक ड्यूटी है ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर, नो एरर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन के टॉपिक में ईच अदर का प्रयोग कहां किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईच अदर का प्रयोग। अब आप देखेंगे यहां क्वेश्चन में ईच अदर आ सकता है या नहीं, ये आपको देखना होगा। ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कहां होता है दोस्तों, ईच अदर और वन अनदर। जब हम सिर्फ दो की बात करते हैं, ऐसी कंडीशन जो सिर्फ दो के बीच में ही होती है, वहां पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। द कंडीशन दैट इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू कैंडिडेट्स या टू पर्सन्स, जो कंडीशन सिर्फ दो के ऊपर अप्लाई होती है उसके साथ ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। एंड दैट एक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर मोर देन वन, जो एक से अधिक के ऊपर, दो तीन चार जितने के ऊपर भी, यानी कि दो से अधिक जिनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जिस एक्शन को, वहां पर वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां ईच अदर की बात चल रही है, तो देखिए आपके पास वर्ब क्या है, टू लव। वर्ब का रूप क्या आ रहा है दोस्तों, टू लव, प्रेम करना। प्रेम करने की जो कंडीशन है वो दो के बीच है या दो से अधिक के बीच में। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां क्या कहना चाह रहा है, ऑल क्रिश्चियंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑल क्रिश्चियंस की। क्वेश्चन देखिएगा, ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर, सभी क्रिश्चियन लोगों को, ईसाई लोगों को परस्पर क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी। तो यहां आपके पास में टू लव के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा, ईच अदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, इसलिए आपके पास इस सेंटेंस में यदि एरर पूछा जाए तो आपका एरर कहां है, सी ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखिएगा, द पॉन्ड इज फ्लडेड, द पॉन्ड इज फ्लडेड। फ्लडेड आप जानते दोस्तों, फ्लडेड हो जाना, भर जाना। जैसे बाढ़, फ्लड वर्ब होती है, नाउन के रूप में भी होती है, यहाँ वर्ब के रूप में है। द पॉन्ड इज फ्लडेड, जो तालाब था वो पूरा पानी से भर गया, लबालब भर गया है, उसमें बाढ़ की जैसी संभावना हो चुकी है। विद वाटर, बिकॉज, क्योंकि, इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 days। अब यहां देखिएगा इस सेंटेंस में एरर कहां है, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं, देखते ही आंसर दे सकते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को क्रिएट करिएगा, अपने आप को परखिएगा कि आप इस एग्जाम में कहां तक स्टैंड कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एरर कहां होगा फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 days। यहां देखिएगा दोस्तों क्या है, टाइम पीरियड।
ये जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेपोजिशन जो होती है वो होती है फॉर और सिंस। फ्रेंड ध्यान रखना, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। क्लियर? अब फ्रेंड्स आपको यह भी पता होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में टाइम जब दिया हुआ हो तो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। किसका होगा दोस्तों? परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ये 4 प्लस टाइम इस चीज को डिफाइन करता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस का है दोस्तों। किसका होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। राइट? तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि एरर कहां हुआ। देखिएगा, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इज रेनिंग नहीं होगा, यहां किसका प्रयोग किया जाएगा? इज रेनिंग के स्थान पर यहां कंडीशन क्या देखो, फॉर द लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इट मीन्स प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रेजेंट में क्या हो गया? हैज बीन रेनिंग। क्या होगा दोस्तों? इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 डेज। एरर समझ में आ गया दोस्तों? आई होप इट इज क्लियर। आर यू गेटिंग मी? ये बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, टेंस के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और आपको हमेशा जो ट्रिक, जो लॉजिक मैंने आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखिएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। राइट? पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम यदि किसी सेंटेंस में दिया हुआ हो, कंडीशन क्या है कि वो क्रिया जो है, एक्शन जो है वो पहले से चलती हुई आ रही है और अभी भी कंटिन्यू चल रही है। जब कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन पहले से हो रहा हो और अभी भी कंटिन्यू है, ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसलिए इस वाक्य में जो एरर हुआ इस सेंटेंस में वो एरर है बी ऑप्शन। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिएगा दोस्तों, Scaling the high wall, a vast expanse of greenery reaching up to the horizon was seen। यहां देखिएगा सेंटेंस में आपको कहां एरर नजर आ रहा, देखिएगा बहुत इजी है दोस्तों। आपको इसमें जो सेंटेंस, जो पैटर्न हमने आपको एरर फाइंड आउट करने में बताया है उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे। देखिएगा दोस्तों, स्केलिंग द हाई वॉल ए वोस्ट एक्सपेंस ऑफ, यहां देखिएगा स्केलिंग द हाई वॉल, क्लियर, ए वोस्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द हॉरिजन। हॉरिजन आप जानते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजन, कॉलम पढ़े होंगे दोस्तों आपने, एक तो होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षितिज में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हॉरिजन जो है ये होता है क्षितिज में, राइट, और एक होता है वर्टिकल कॉलम। ये तो है हॉरिजन लाइन, राइट, और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल इसको क्षितिज कहते हैं, ये जो क्षितिज कहलाता है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे दोस्तों? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, क्लियर। तो हॉरिजन वाज सीन रीचिंग अप टू, स्केलिंग द हाई वॉल, ऊंची जो दीवार है उसका पैमाना की बात कर रहा है, वो ग्रीन वोस्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू, रीचिंग अप टू। यहां आपको सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात देखिएगा दोस्तों, क्या है एरर कैसे पता लगेगा। यहां स्केलिंग आप जानते हैं, स्केलिंग द हाई वॉल, पार्टिसिपल का सेंटेंस चल रहा है दोस्तों। हाई वॉल ए वोस्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी का बहुत ज्यादा जो एक्सपेंस हुआ है, रीचिंग अप टू द हॉरिजन वाज सीन, वो क्षितिज तक पहुंचने के लिए देखा गया। तो यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, रीचिंग अप टू और एक होता है रीच टू, दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझना मेरी बात को। यहां क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, रीचिंग, देखिएगा एक तो होता है रीच अप टू, ठीक है, और एक होता है रीच टू। दो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, दो चीजें आ रही है।
रीच टू और रीच अप टू। जब हम रीच अप टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, रीच अप टू का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ है किसी वस्तु को किसी स्थान तक पहुंचाना। ध्यान रखना दोस्तों, समझना, किसी वस्तु को किसी चीज के पास पहुंचाना। कोई वस्तु है उसको उसके पास पहुंचा देते हैं, वो रीच अप टू है। किसी चीज के पास पहुंचना या पहुंचाना, राइट। और दूसरा जो है हमारे पास है रीच टू। रीच टू का अर्थ है किसी स्थान पर पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना या पहुंचाना, राइट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको अपना आंसर नजर आ जाएगा कि एरर कहाँ है। स्केलिंग द हाई वॉल, जो हाई वॉल है, ऊंची दीवार है, उसका जो पैमाना है, ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द हॉरिजन सीन, कहां तक पहुंचने के लिए, हॉरिजन तक पहुंचने के लिए। तो कहां तक स्थान बता रहा है दोस्तों, हॉरिजन, रीचिंग अप टू द, ये हॉरिजन एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, रीचिंग अप टू, क्योंकि हाई प्लेस वॉल है ना, यहां पर क्या, स्केलिंग द हाई वॉल, तो हाई वॉल तक, वो स्थान है वॉल, उस तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर अप जो शब्द है, इस अप को रिमूव करना होगा। रिमूव अप, आपको यहां से हटाना होगा, और रीचिंग टू ग्रीनरी, रीचिंग टू द हॉरिजन, क्लियर, रीचिंग टू द हॉरिजन, यहां अप को अगर हम हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सेंटेंस में एरर कहां हुआ दोस्तों, सी ऑप्शन में आपके क्या है, एरर है। क्या नहीं होगा, रीच अप टू का अर्थ है किसी चीज के पास पहुंचना, जबकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग है स्थान तक, तो स्थान पर जाने के लिए रीच टू का प्रयोग होता है, तो वाक्य में अप को हटाना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं प्रत्येक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि इसका मीनिंग यहां क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, any of the two roads leads to the station। सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में जो दोस्तों आएगा वो ये होगा कि जब हम बात कर रहे हैं एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स, टू रोड्स की बात कर रहे हैं तो लीड्स नहीं आएगा, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू नहीं होता, आइदर ऑफ द टू होता है। ध्यान रखिएगा, टू का प्रयोग, यहां जो टू वर्ड दे रखा है, दो चीजों के लिए कौन सा प्रोनाउन, कौन सा एडजेक्टिव काम में आता है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि यहां पर जब हम एनी ऑफ द का प्रयोग नहीं होता, एनी ऑफ द टू, ये एक सेंटेंस गलत है। बात समझ में आ रही दोस्तों, एनी ऑफ द टू नहीं होता है, यहां पर होगा आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू। तो आइदर जो है वो टू के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम यहां अगर बात करते हैं कि एनी ऑफ द टू रोड्स, तो एनी ऑफ द टू रोड्स नहीं कहकर हम क्या करेंगे, आइदर रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। क्या कहेंगे, एनी ऑफ द टू, इस वर्ड को यहां से हम रिमूव कर देंगे तो आइदर का प्रयोग टू के लिए होता है। समझ में आ रही बात। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहां सेंटेंस आपका जो बनेगा वो बन जाएगा आइदर the roads, either the roads leads to the station, to the station। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो सेंटेंस हमने काम में लिया है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि आइदर द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। आइदर द रोड्स, या तो ये सड़क स्टेशन की ओर जाती है और या ये रोड जाती है। दो चीजों की जब बात होती है वहां आइदर और का प्रयोग विकल्प चुनने के लिए और आइदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जब हम टू की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस कारण यहां पर आप क्या कहेंगे, एनी का प्रयोग नहीं होगा, आइदर ऑफ द टू, आइदर ऑफ द टू। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू। तो टू की अगर अपन बात करते हैं तो वहां आइदर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां इस सेंटेंस में आपका जो एरर था वो एरर कहां हुआ, ए ऑप्शन में आपका एरर था। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और एग्जाम में आप जो गलती करते हैं वो गलती आपसे कहां होती है कि जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं उस समय आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब इनको पहचानने की गलती होने की वजह से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए, सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ते हुए अपना आंसर फाइंड आउट करना है, इसमें एरर फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ होगा। तो बात समझ आ गई होगी कि यहाँ एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। This is the boy who I think had won the gold medal in the dance competition। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिएगा कि यहाँ इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा। देखिएगा, दिस इज द बॉय, यहाँ दिस इज द बॉय, ये सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें दिस क्या है, दिस एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन, नो एरर। अब आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हु का प्रयोग किस कंडीशन में होता है और हु का प्रयोग कहां किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हु का प्रयोग जब अपन करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा, सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। और जब सब्जेक्ट के लिए होता है तो हु एक पर्सन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसके लिए, पर्सन के लिए। हु सब्जेक्ट के लिए होता है, एक पर्सन के लिए होता है। और जब इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में लेते हैं तो WHO हु प्लस आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हु के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कभी भी हु के बाद नाउन प्रोनाउन को काम में नहीं लेंगे दोस्तों। तो आपका सेंटेंस जो है, देखिएगा, दिस इज द बॉय, यहां बॉय है, इसके बाद हु और आगे आपके पास प्रोनाउन आ गया। तो प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। जब यहां वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो माय डियर आपका ये क्वेश्चन जो है उसमें एरर, बी ऑप्शन में आपका क्या हो गया, एरर हो गया। क्लियर। तो एरर छांटने का, एरर का पता लगाने का जो लॉजिक आपके सामने आया वो स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से सेंटेंस में को फिलअप करिएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, आर्टिकल के टॉपिक से। और आर्टिकल के टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि आर्टिकल में क्या पूछा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, फिक्स डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है। द का जो प्रयोग किया जाता है वो डेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है, ए और एन का प्रयोग इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है। और जहां ए, एन, द तीनों नहीं होते हैं वहां हम ओमिशन या फिर जीरो आर्टिकल का प्रयोग भी करते हैं, जिसे हम आजकल अपनी लैंग्वेज में उसको हम क्रॉस आर्टिकल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का MLA इज नॉट ब्लैंक्स हिस्टोरिकल फिल्म। देखिएगा दोस्तों, हिस्टोरिकल फिल्म, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, जैसे होटल, इसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम इसको होटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होटल। तो है उच्चारण होता है और है के कारण हम इसमें क्या लगा देते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं HONOUR, ऑनर, तो इसको हम होनर नहीं बोलते दोस्तों, ये हो नहीं है, ये ऑनर है। और ऑनर उच्चारण होने के कारण इसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में आवर आता है, HOUR, इसको हम हावर नहीं बोलते हैं, इसको आवर बोलते हैं। और आवर के साथ में किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। राइट दोस्तों। अब आप ध्यान रखिएगा, जैसे शब्द आता है हिस्ट्री, और हम इसको हिस्ट्री नहीं बोलते हैं, इसको हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री।
और हिस्ट्री जो शब्द हुआ, उच्चारण किससे हो रहा है इसका? कंसोनेंट से हो रहा है। कंसोनेंट होने के कारण से ए का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? और इसी प्रकार अगर मैं कहूं हिस्टोरिकल, तो ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। और हिस्टोरिकल जो है ये हिस्टोरिकल फिल्म एक वस्तु विशेष के रूप में या एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम काम में ले रहे हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारा कंसोनेंट से किया जा रहा है। और जब कंसोनेंट से प्रोनाउंसिएशन हो, ऐसी सिचुएशन में ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां आर्टिकल क्या होगा दोस्तों? ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। आज का एमएलए इज नॉट ए हिस्टोरिकल फिल्म। इसलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। एन का प्रयोग कब होता है? जब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से समझना इस बात को, एग्जाम में आप गलती करते हैं इस चीज को समझने की। एन का प्रयोग दिए गए शब्द का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, वहां एन का प्रयोग होता है। और यदि कंसोनेंट यानी व्यंजन से हो, वहां ए का प्रयोग किया जाता है। तो एन का प्रयोग कहां? जहां वोवेल से प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा हो। अब वोवेल से प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे मैं एक वर्ड यहां लिखूं, यूनेनिमस। अब देखिए इसमें क्या है? यूनेनिमस, UNANIMOUS, यूनेनिमस। जबकि ये यूनेनिमस बोले या इसको अनएनिमस बोले, ध्यान रखना दोस्तों, गलती कहां होती है? इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो यूनेनिमस होता है, अनएनिमस नहीं होता। यहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। जबकि इसका बिगनिंग लेटर क्या है? यू, और AEIOU क्या है? वोवेल है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल का टॉपिक इसमें बिगनिंग लेटर से नहीं है, उसके प्रोनाउंसिएशन से। ध्यान रखना, यू उच्चारण क्या है? यू कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं अगली मैन, अगली मैन, तो अगली मैन में यू से शुरू हो रहा है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो रहा है दोस्तों? ए। और ए क्या है? वोवेल है। वोवेल होने के कारण से यहां पर एन का प्रयोग किया जा रहा है। एन अगली मैन। यूनेनिमस, अयूनेनिमस, वोवेल से हो रहा है, एन का प्रयोग है। कंसोनेंट से हो रहा है, ए का प्रयोग है। और जब यूनिक थिंग्स की बात होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनिक थिंग्स की बात होती है, अद्वितीय चीजों की बात होती है, जैसे सन है, मून है, अर्थ है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से बनने वाले जो एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी भी नाउन का रिपीटिशन होता है, वहां भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आई होप ये आर्टिकल टॉपिक संबंधित बहुत सी बातें मैंने आपको यहां बताई, आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस रेस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस रेस। यहां ये आइडोमिक वर्ड है, और आपने बहुत बार मैंने इस वर्ड को क्लास में भी बताया है, ऑफलाइन क्लास में बताया है, ऑनलाइन क्लास में बताया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा तो ऋतु आए फल होय। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां इस टॉपिक में से, इस सेंटेंस में से एग्जाम में आपको वह भी पूछी जाती है, ब्लैंक्स दे दिया जाता है वो आपके स्थान पर, कि स्लो एंड स्टडी दो नाउन आ रही हैं, तो यहां पर विन होगा या विंस होगा। दो वर्ब आ रहे हैं, दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो बताइए यहां विंस होगा या विन होगा, सिंगुलर या प्लूरल? तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टाइम एंड टाइड, ध्यान रखिएगा, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में यहां वेट होगा या वेट्स होगा, ये यहां वर्ब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा
इसमें क्या होगा दोस्तों, यहां होगा वेट, वेट्स नहीं होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जबकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या होगा, विंस द रेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, अ स्टिल रिमेन्स टू बी डन, अ स्टिल रिमेन्स टू बी डन, अभी थोड़ा सा है जो करना बाकी है। अब यहां देखिएगा, क्वाइट फ्यू लॉट लॉट्स, बहुत ही आसान सी बात है, आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। डिटरमाइन के टॉपिक जब हमने पढ़ाया था डिटरमाइन में, उस समय हमने आपको बताया था, आप उसको रिकॉल करिए, रिमाइंड करिए, आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। देखिएगा दोस्तों, एक क्वाइट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है। आ फ्यू का प्रयोग, फ्यू के बाद में जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। फ्यू के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लूरल आता है, कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आती है। फ्यू के बाद आने वाली नाउन हमेशा के बाद जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, कभी सिंगुलर नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ लॉट्स एंड लॉट, तो यहां पर देखिएगा ए आर्टिकल लगा हुआ है तो सिंगुलर आएगा, लॉट्स प्लूरल फॉर्म है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर माय डियर क्या हो जाएगा, यहां पर अ लॉट, क्या हो जाएगा, ए लॉट स्टिल रिमेन टू बी डन, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ अभी बाकी है। ए लॉट स्टिल टू बी डन, ए लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन, रिमेन्स टू बी डन, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ए लॉट स्टिल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए लॉट ऑफ, आपने पढ़ा हुआ ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वाटर, ए लॉट ऑफ एनर्जी। तो लॉट का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिएगा, द बोट्स आर द ब्रिज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा। द बोट्स आर, बोट्स जो नाव हैं, आर द ब्रिज, अब ब्रिज के ऊपर है या ब्रिज के नीचे है, नावें जो होती है वो ब्रिज के ऊपर होंगी या ब्रिज के नीचे होंगी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, अंडर द ब्रिज है, इन द ब्रिज है, ओवर द ब्रिज है, ऑन द ब्रिज है। तो पहले वो ऑप्शन छाड़ दीजिए कि जो आंसर हो ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंडर का मतलब होता है नीचे, जब कोई वस्तु नीचे होती है लेकिन नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली वस्तु को स्पर्श नहीं करती है, नीचे वाली वस्तु जब ऊपर वाली वस्तु को स्पर्श नहीं करती है तो इस वस्तु के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। अंडर एज, अंडर वर्क, किसी के अधीन काम करते हैं तब भी अंडर आता है। ध्यान रखिएगा, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कार्य होता है तब भी अंडर आता है। जैसे अंडर एज कितनी उम्र के अंतर्गत है, अंडर गवर्नमेंट, अंडर प्रिंसिपल, किसके अधीन। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अंडर मीन्स होता है के नीचे, ध्यान रखिएगा, के नीचे, और कैसी स्थिति, स्पर्श नहीं हो, स्पर्श नहीं हो, ध्यान रखना दोस्तों। इनका मतलब होता है अंदर की स्थिति होना, तो ब्रिज के अंदर तो जा ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया। इसके बाद में ओवर, और एक होता है ऑन। ओवर का मतलब ऊपर, और ऊपर कैसे, जब ऊपरी वस्तु नीचे वाली वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है, पूरी तरह से हावी हो जाती है उसके ऊपर, तब ओवर का प्रयोग होता है। एक निश्चित समय का समाप्त होना भी क्या कहलाता है, ओवर कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहां अपन बात करेंगे कि ओवर भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑन का प्रयोग किसी स्थान विशेष पे होना, तो ब्रिज के ऊपर, ब्रिज एक स्थान विशेष नहीं है, इसलिए यहां पर ऑन का प्रयोग भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा, द बोट्स आर अंडर द ब्रिज, कि जो नावें हैं वो ब्रिज के नीचे खड़ी हैं या ब्रिज के नीचे हैं, इसलिए यहां पर अंडर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो, बर्ड्स आर फ्लाइंग द ब्रिज, अब पक्षी उड़ रहे हैं दोस्तों, देखिएगा फ्लाइंग कर रहे हैं, कहां पर, ब्रिज के ऊपर। अब ब्रिज के नीचे उड़ रहे हैं या ब्रिज के ऊपर उड़ रहे हैं,
पक्षियों को आपने देखा होगा मॉर्निंग के अंदर पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आप जो हमारा घर होता है, मकान होता है, उसकी छत के ऊपर उड़ते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। छत के नीचे उड़ रहे हैं या ऊपर उड़ रहे हैं, ब्रिज के नीचे उड़ रहे हैं या ऊपर उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ेंगे कहाँ पर? ब्रिज के ऊपर, ध्यान रखिएगा। और जब पक्षी उड़ते हैं ब्रिज के ऊपर, तो ब्रिज को उन्होंने क्या कर रखा है? घेर रखा है, पूरी तरह से ब्रिज के ऊपर हावी है। तो जब कोई ऊपरी वस्तु नीचे वाली वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है, पूरी तरह से उस पर हावी रहती है, ऐसी सिचुएशन में ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्लाइंग ऑन द ब्रिज, ऑन एक पर्टिकुलर स्थान विशेष नहीं है। फोर का प्रयोग फ्लाइंग फोर नहीं होता कभी भी। ओवर, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, तो अंडर कभी नहीं होगा, ओवर द ब्रिज। देखिए जो चीज, जैसे नावें चलती है पानी में चलती है, ब्रिज कहाँ बनेगा? नदी के ऊपर बनेगा, तो नाव कहाँ रहेगी? नदी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर हुआ। पक्षी कहाँ उड़ेंगे? ब्रिज नदी के ऊपर बना हुआ है। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो ब्रिज रह गया नीचे, आसमान में पक्षी रह गए ऊपर, इसलिए वहां क्या हुआ? ब्रिज रह गया नीचे, पक्षी ऊपर, तो ये ओवर हो गए, ब्रिज अंडर हो गया, राइट। बोट क्या है? ब्रिज ऊपर है, बोट नीचे है, तो ब्रिज क्या, बोट्स क्या हो गई? अंडर हो गई। बात समझ में आ गई दोस्तों? इस प्रकार यहां आपके आंसर में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, आई विश आई हर नेम, काश मैं उसका नाम जानता। आई विश, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश वाले वाक्यों में हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस के जो रूल पढ़ाए थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जब वाक्य में विश की बात की जाती है तो पास्ट टेंस में वाक्य होता है। सेंटेंस कौन सा टेंस में होता है दोस्तों? पास्ट सिंपल में होता है। किस में होगा? पास्ट सिंपल। और सिंपल पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है? वी टू का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और दिए गए ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन है? देखिए नो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। हैव नोन परफेक्ट में है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है और विल नो फ्यूचर में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हुआ? आई विश आई न्यू हर नेम, आई विश आई वर यू, आई विश आई वर यू। ध्यान रखना दोस्तों, आई विश, ही विशेस, सी विशेस के साथ में आगे प्रोनाउन दिया हो और वर्ब अगर पूछी जा रही हो तो वह हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल फॉर्म का रूप होता है। और यदि सेंटेंस में आपसे कोई वर्ब पूछ ली जाए तो वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ सेंटेंस आई विश आई वर यू और आई विश आई न्यू यू, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंडीशनल सेंटेंस के रूल को आप समझ लीजिएगा, फिर से बता देता हूं दोस्तों। यहां देखिएगा, पहली कंडीशन, यदि मान लीजिए आपको बिफोर दिया हुआ हो और बिफोर के पहले सेकंड फॉर्म हो तो आगे वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। ध्यान रखिएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट पहले ही मर गया था, डॉक्टर बाद में आया। दो पेशेंट और डॉक्टर की बात चलती है। ऐसे सेंटेंस में बिफोर का जो रूल होता है दोस्तों, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा रूल अगर आप पढ़ते हैं तो देखिएगा क्या होगा। यदि किसी वाक्य में इफ, एज इफ, इफ ओनली का प्रयोग यदि किया हुआ हो, देखिए क्या होगा। इफ, एज इफ, इवन दो, इफ ओनली, अगर किसी वाक्य में हो तो सेंटेंस में देखिएगा क्या होगा। इनके बाद यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाता है? विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो क्या होता है? वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई आ जाए तो आपको करना होगा वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस के ये तीन रूल यदि आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। सेंटेंस क्या कह रहा है कि इफ, एज इफ, इवन दो, एज दो, इफ ओनली अगर किसी वाक्य में हो तो इनके साथ वाला जो वाक्य होगा वो तो प्रेजेंट सिंपल में होगा या पास्ट सिंपल में होगा और या फिर पास्ट परफेक्ट में होगा। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों,
इनके साथ वाला जो वाक्य होगा प्रेजेंट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल होगा या पास्ट परफेक्ट होगा। यदि प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट जो क्लॉज होगा प्रिंसिपल क्लॉज वो किस में हो जाएगा, आपका फ्यूचर सिंपल में होगा। यदि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य सेकंड फॉर्म ले रहा है तो प्रिंसिपल क्लॉज वाला फ्यूचर का पास्ट में हो जाता है, यानी वुड और शुड में चला जाता है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है तो प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो वाक्य होगा वो आपका वाक्य किस में जाएगा, वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। रूल आपको ध्यान में रखना है और आई विश के साथ सदैव ही आपको पास्ट फॉर्म लेनी है। और यदि वर्ब नहीं दी हो, मैन वर्ब का रूप, ऑक्सिलरी रूप पूछा जाए तो ऑक्सिलरी के रूप में हमेशा वर का प्रयोग करना है, वॉज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा आई नेवर हेटेड एनीवन। यहां देखिएगा आई नेवर हेटेड एनीवन, हेटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। जब थर्ड फॉर्म होती है तो पहले क्या होगा दोस्तों, हैज हैव। देखिएगा वाक्य पास्ट टेंस का है क्या, सॉरी पैसिव का है क्या, नहीं है। सेंटेंस हमारा किस में दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो कैंसिल हो गया। वॉज पैसिव में आता है तब तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और यदि वॉज एक्टिव वॉइस के रूप में हो, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूअस का रूप होता है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। इसके बाद देखो आई हैव बीन नेवर हेटेड एनीवन, आई हैव, तो हैव बीन ये तो पैसिव फॉर्म में जा रहा है, ये तो पैसिव में है और यहां आपका आंसर हो गया एक्टिव वॉइस में हैव का प्रयोग। आई हैव नेवर हेटेड एनीवन। क्लियर? आई हैव नेवर हेटेड एनीवन, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, हैव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों बहुत इजी बात है। दे मैड हिम किंग, आपको एक्टिव से पैसिव बनाना दोस्तों। हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बताया था कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट, और बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था, फर्स्ट फॉर्म दी हो तो पैसिव वाले फॉर्म में आपको इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है, सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म देखना है, आईएनजी हो तो बीइंग देखना है, और पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो बीन देखना है, राइट। और टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि पैसिव बनाने पर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। मॉडल के साथ भी हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब आप इस सेंटेंस की ओर बढ़िएगा। दे मैड हिम किंग, जल्दी से रिप्लाई करिएगा कि यहां इसका पैसिव क्या होगा। मैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर दे मैड हिम किंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, मैड हिम किंग में किंग क्या है, हिम क्या है। यहां पर दे मैड हिम ये ऑब्जेक्ट है और किंग ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जब भी ऑब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट बनाया जाए तो सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट से पैसिव शुरू करना है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं किया जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों में पैसिव वाला जो सेंटेंस होगा वो ऑब्जेक्ट से होगा, कॉम्प्लीमेंट से नहीं होगा। तो देखिएगा, अब यहां आप इस चीज को समझिएगा कि इसका आंसर आप क्या करेंगे कि ही वॉज मैड किंग बाय देम, या किंग वॉज मैड हिम बाय देम। ही वॉज मैड किंग, उसे राजा बनाया गया, बाय देम उनके द्वारा। किंग वॉज मैड हिम, राजा उसे बनाया गया उनके द्वारा। राजा उसे बनाया गया उसके द्वारा, उसे राजा बनाया गया उनके द्वारा। ही वॉज बीइंग, तो सबसे पहले सेकंड फॉर्म होने पर क्या देखना दोस्तों, आपको हमने बताया था फर्स्ट फॉर्म होने पर इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म होती है, और सेकंड के अंदर होता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां देखिएगा सेकंड फॉर्म दे रखी है तो ऑप्शन में ढूंढना है वॉज वर। तो देखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वॉज का प्रयोग, सब्जेक्ट सिंगुलर वॉज का प्रयोग, ही वॉज, ही हैड बीन, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने पर ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनेगा।
तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, हिम का ही, तो ही कहाँ है, किंग, ये कैंसिल हो जाएगा, ही वॉज बीइंग। ध्यान रखें दोस्तों, वॉज बीइंग जब एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में आईएनजी दिया हुआ हो तो बीइंग का प्रयोग होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका राइट आंसर क्या बच गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ में आई होगी कि ही वॉज मेड किंग बाय देम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, जब सेंटेंस में मेड की बात चल रही है, ऐसे ही अगर गोइंग टू की बात आ जाए, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना इसमें गोइंग में बीइंग मत लगा देना, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई एम गोइंग टू रीड ए बुक, तो यहाँ आई एम गोइंग टू रीड ए बुक, तो ए बुक इज गोइंग टू बी रेड, तो यहाँ गोइंग में बीइंग नहीं लगेगा, गोइंग टू बी का प्रयोग कर लिया जाएगा, गो का आईएनजी नहीं हटाया जाता, ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस देखिए दोस्तों, द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस वाक्य का आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिएगा, गॉड हेल्प, सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, गॉड हेल्प्स, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस, ऑप्शन में क्या ढूंढना है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स मैं कहूं ऑब्जेक्ट कौन है, तो गॉड हेल्प्स दोज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को लेंगे तो क्या होगा, दोज आर हेल्प्ड, दोज आर हेल्प्ड, हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अब पैसिव की ओर बढ़िएगा, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है देखिएगा दोस्तों, सेंटेंस की ओर बढ़िएगा, आंसर तक पहुंचेगा, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखिए दोस्तों, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स विल बी हेल्प्ड, तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट में है, इसलिए यहां पर गॉड हेल्प्स प्रेजेंट की बात कर रहा है, विल बी फ्यूचर है, तो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, ठीक है, हो सकता है कि दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प, देखिए यहां पर क्या हेल्प दोज, तो यहां आर हेल्प्ड हो जाएगा बाय गॉड, हो सकता है दे आर हेल्प्ड बाय गॉड हु हैव हेल्प्ड, हैव का प्रयोग कहां से आया, ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, कैंसिल। हु हेल्प देमसेल्व्स द हेल्प बाय गॉड, द हेल्प्ड, वर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों, आर यू गेटिंग मी, आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव को फाइंड आउट करना है। जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया उसी लॉजिक को काम में लेना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्या देखिएगा, डू नॉट राइट योर नेम इन द आंसर बुक, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मी, द चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है दोस्तों। देखिएगा, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मी, यहां तक ऐसे कैसे, अब सेंटेंस क्या देखो, डू नॉट राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में, इंपेरेटिव वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है डू नॉट, तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें इंपेरेटिव वाक्य बनाने हो और उनको इनडायरेक्ट चेंज करना हो तो कंजक्शन के रूप में फर्स्ट फॉर्म से वाक्य हो तो कंजक्शन लगता है टू, क्या कंजक्शन लगता है दोस्तों, टू कंजक्शन, और नेगेटिव होता है तो नॉट टू का प्रयोग, नेगेटिव होने पर नॉट टू, एफर्मेटिव होने पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सेंटेंस में डू नॉट दिया है इसलिए यहां पर क्या होगा, नॉट टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला, द टीचर इंस्ट्रक्टेड दैट डू नॉट, दैट के बाद डू नॉट डायरेक्ट नहीं आता दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए टू डू राइट, नेगेटिव वाक्य था इसलिए ये भी कैंसिल। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू राइट माय नेम इन द आंसर बुक, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। बात समझ में दोस्तों कैसे हुआ, डू नॉट वाले वाक्य में नॉट टू का प्रयोग करते हैं, देखिएगा इस कारण से क्या हुआ, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू डू, नॉट टू राइट। अब यार डू नॉट, डोंट जो था, डोंट में डू हट गए यहां से और नॉट टू का प्रयोग हो गया। राइट योर नेम ये वर्ब है, इस कारण से सेंटेंस बन गया, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू राइट माय नेम इन द आंसर बुक। क्लियर।
तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज इज कॉल्ड, एक गांव में घरों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके पास वन वर्ड पूछा गया है और वन वर्ड के टॉपिक को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि घरों के झुंड को क्या कहा जाएगा। हमने आपको शेक्सपियर के एक नाटक के बारे का उदाहरण देते हुए बताया था, और वही शेक्सपियर का एक प्ले जिसका नाम है हैमलेट। तो देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ हाउसेस इन ए विलेज इज कॉल्ड हैमलेट। हैमलेट कहते हैं गांव में घरों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, हैमलेट कहते हैं। क्लस्टर किसका होता है, स्टार्स का होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। लॉक ऑफ हेयर, बालों का जो समूह होता है, बालों का गुच्छा जो होता है, बालों की जो लट होती है उसको लॉक कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का क्या होता है दोस्तों, बोर्ड होता है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का बोर्ड होता है, सदस्यों का बोर्ड होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये वन वर्ड है, हैमलेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। अब यहां समझिएगा, हार्डली, अब आप याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में हमने आपको हार्डली का रूल बताया था। यदि किसी वाक्य में हार्डली से वाक्य शुरू हो रहा हो तो नेक्स्ट टाइम एडवर्ब के रूप में व्हेन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हार्डली, हार्डली हैड, ये कौन सा रूप हुआ, कंडीशनल सेंटेंस का रूप है, और कंडीशनल सेंटेंस के रूप में देन का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। देन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, व्हेन का यूज होगा। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में जो एरर था वो क्या हुआ, देखो, हार्डली हैड, हार्डली हैड आई लेफ्ट, तो सब्जेक्टिव केस के पहले, इस प्रोनाउन के पहले हैड का प्रयोग है, कंडीशनल सेंटेंस है। और जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, व्हेन, और ये जो देन वाक्य में आया है ये बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसी प्रकार से, जैसे आज के टेस्ट में 1 से 20 तक क्वेश्चन हम करेंगे, इसी प्रकार हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी और आप रोजाना डेली आप देखते रहिएगा हमारी टेस्ट सीरीज को, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न का आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और आप उन क्वेश्चंस को कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, आप उनका राइट आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते, अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का ये सबसे बेस्ट वे होगा। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द क्वीन वॉज अवेयर ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर ऑफ द लॉर्ड्स। यहां आपको पूछा गया फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। सबसे पहले आपको देखना होगा इंसोलेंट मींस क्या होता है दोस्तों, द क्वीन वॉज अवेयर, क्वीन क्या थी, बहुत ही अवेयर थी, ऑफ द इंसोलेंट बिहेवियर, कौन से बिहेवियर को लेकर, इंसोलेंट बिहेवियर का। ध्यान रखिएगा, परफिक्स सफिक्स, तो सफिक्स परफिक्स में से इसमें परफिक्स है इंसोलेंट। इंसोलेंट क्या है, सोलेंट का मतलब होता है पोलाइट, इंसोलेंट इम्पोलाइट। ध्यान रखना दोस्तों, सोलेंट इंसोलेंट, तो इंसोलेंट मतलब इम्पोलाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो इंसोलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है इम्पोलाइट। क्या होता है दोस्तों, इम्पोलाइट, या मैं कहूँ असभ्य, या मैं कहूँ इसको अनसिविलाइज। अनसिविलाइज जो असभ्य होता है उसको अनसिविलाइज भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इम्पोलाइट, अनसिविलाइज, रूड, ठीक है, ये इसके क्या है दोस्तों, यहां पर इंसोलेंट के सिनोनिम है। अब आपको ऑप्शन की ओर बढ़ना है कि ऑप्शन में क्या देखो, वॉयलेंट, वॉयलेंट को अपन हिंदी में कहते हैं हिंसक होना। पोलाइट, तो पोलाइट शब्द तो क्या हो गया दोस्तों, इसका इंसोलेंट का एंटोनिम हो गया। ये तो इसका क्या हुआ दोस्तों, एंटोनिम है ये तो इसका। हमें पूछा गया एग्जाम में सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या हुआ देखो, इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना, ठीक है, तो ये भी इसका
सिनोनिम नहीं हुआ, ये भी नहीं है, वायलेंट भी नहीं है। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस का मतलब होता है अनसिविलाइज, रूड होना, अनसिविलाइज होना, मिसबिहेव करने वाला होना, इम्पोलाइट होने वाला होना। तो यहाँ पर फ्रीवोलस या मैं कहूँ इम्पोलाइट, इम्प्लाइट, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इंसोलेंट का सिनोनिम होगा फ्रीवोलस, या मैं कहूँ इम्पोलाइट, अनसिविलाइज, रूड, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम है। अब मैं इसके एंटोनिम की बात करूं कि इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो देखिएगा दोस्तों, इंसोलेंट का एंटोनिम हो गया पोलाइट या सिविलाइज। क्लियर, पोलाइट या सिविलाइज, गुड बिहेवियर, और यहां हो जाएगा बैड मैनर, बैड बिहेवियर, या गुड बिहेवियर एंटोनिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा देखिएगा, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम बताना है जेन्युइन, जेन्युइन। अब देखिएगा जेन्युइन का, जेन्युइन मीन्स क्या होता है, प्रमाणिक, जो ऑथेंटिक है। क्या है, जो प्रामाणिक है दोस्तों, प्रमाणिक होना। अर्थात इसको इंग्लिश में अगर अपन बात करें किसके सिनोनिम की, तो कहेंगे अपन ऑथेंटिक होना। ये इसका क्या है दोस्तों, सिनोनिम है। ये क्या है, इसका सिनोनिम है। रियल होना, रियल होना, एक बहुत ही उपयुक्त होना, जो रियल है, जो लीगल है। ध्यान रखना दोस्तों, लीगल भी कह सकता हूं मैं इसको, जो लीगल है, जो रियल है, जो एक्चुअल है। ठीक है, जो एक्चुअल है, एक्चुअल होना, रियल होना, लीगल होना, वैलिड होना। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम। एग्जाम में आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जेन्युइन का अंडरलाइन वर्ड का क्या करना है, एंटोनिम। और एंटोनिम क्या हुआ, इन वर्ड के एंटोनिम देखिएगा। रियल का अगर मैं कहूं कि एंटोनिम क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखो, रियल से क्या हो जाएगा, अनरियल। ठीक है, लीगल से क्या हो जाएगा, इलीगल, इलीगल। इसके बाद जैसे एक्चुअल, अनएक्चुअल। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में देखिएगा यहां पर क्या है, ऑथेंटिक शब्द है, ये तो सिनोनिम था, हमें देखना है इसका एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा देखो, क्रिएटिव, सृजनात्मक होना, ऑथेंटिक ये भी नहीं है, टॉवर्डी, नन। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉड्राई। टॉड्राई का मतलब होता है तुच्छ होना। क्या होता है, तुच्छ, अनसिविलाइज, असभ्य, बेकार, बैड मैनर, ये होता है टॉड्राई। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू पुट अप विद दिस कंडीशन। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू पुट अप विद, इसके बारे में हमें बताना है। ध्यान रखें दोस्तों, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विद। और पुट अप विद का प्रयोग किसके लिए होता है, ध्यान रखें दोस्तों, इसको कहते हैं सहन करना। पुट अप विद का अर्थ क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना। तो यहां मैं कहूं जैसे किसी भी चीज को टॉलरेट करना। क्या करना दोस्तों, टॉलरेट करना। जब हम किसी भी चीज को टॉलरेट करते हैं, किसी चीज को स्वेलो कर लेते हैं, किसी चीज को स्वेलो कर लेते हैं, किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, स्टैंड फॉर कर लेते हैं, स्टैंड फॉर कर लेते हैं, वो क्या होगा हमारा, पुट अप विद। और इन सभी का जो मीनिंग है वो होता है किसी भी चीज को सहन करना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, पचा लेना। तो अब देखिएगा आप ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे इधर, तो आपके पास ऑप्शन क्या देखिएगा, आपको यहां पर क्या छांटना था, मीनिंग देखना है। तो फाइट इसका मीनिंग नहीं है दोस्तों, बियर बिल्कुल राइट आंसर है, वॉच, रिमूव। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया, बियर। और बियर का अर्थ होता है सहन करना। तो फ्रेंड्स यहां हमने देखा पुट अप विद। इसी प्रकार फ्रेजल वर्ब के रूप में देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि पुट आउट, पुट आउट का अर्थ क्या होता है, आग बुझाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार आपसे पुट आउट की जगह जैसे पुट ऑन आ जाता है। ठीक है, पुट ऑन का मतलब पहनना, धारण करना, पहनना, धारण करना, अपनाना, किस चीज को
अपना लेना, धारण कर लेना, पुट ऑफ मीन्स उतारना, छोड़ देना, त्यागना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने देखा 1 से 20 तक के क्वेश्चंस, जो सभी टॉपिक्स से हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं और एग्जाम में आपके इसी पैटर्न से संबंधित एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को तैयार रेगुलर रखने के लिए, अपनी तैयारी में शार्पनेस लाने के लिए देखते रहेगा हमारे YouTube चैनल को, फैबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर ले, जिसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होंगी। आप डेली टेस्ट दे करके भी आप अपने आप का एग्जामाइन करें और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज से जुड़े रहेगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।